कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा के इस सेशन पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लास 6 के, अर्थात हम लोग SCRT को ही पकड़ के चल रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर 6 के SCRT के विभिन्न प्रकार के इतिहास के टॉपिक को देखा था। क्यों? क्योंकि जिस पुस्तक को हम लोग अभी यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहे हैं उसका नाम क्या है? अतीत से वर्तमान। हमारे SCRT बोर्ड अर्थात जो बिहार का टेक्स्ट बुक होता है वहां से भी आपके प्रश्न बनकर आते हैं और आपसे अपना क्या है तो अतीत से वर्तमान भाग 2 अर्थात आपके कक्षा 7 में जो आपका इतिहास है उस पुस्तक का नाम ही है आपका अतीत से वर्तमान पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम लोग क्लास 7 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। आज के अपने सेशन की शुरुआत से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि पिछले क्लास में अश्वघोष या कनिष्क पे मेरी एक गलती हो गई थी, क्योंकि मेरे पास में सामाजिक अध्ययन का अनुभव बहुत ही कम है और अगर मैं आपको परम सत्य बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट भी कम है। और मेरा मानना यह है कि किसी भी प्रकार के कार्य को जब आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दौर में विभिन्न प्रकार के समस्याएं आते हैं, चुनौतियां आती हैं। अपने इस चैनल पे खास करके हम लोग डीलेट वाले अर्थात PRT वाले विभिन्न प्रकार के मित्र हैं और बहुत लोग ऐसे भी मित्र होंगे जो अभी के इस परिवेश में ऐसे ऐसे शब्दों को पढ़ रहे होंगे, ऐसे ऐसे विषय को पढ़ रहे होंगे जो कि उनके लिए पसंदीदा विषय नहीं होगा, फिर भी हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो पढ़ने के क्रम में या फिर पढ़ाने के क्रम में अक्सर कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए जब मैंने शुरुआत किया था बिहार डीलेट को पढ़ाने का, सीटेट को पढ़ाने का, स्टार्टिंग में 17-18 की कहानी है, तो उस समय सीटेट में ही पढ़ाने में मैं भी खुद कंफ्यूज रहता था कि प्याजे क्या है, वाइगोस्की क्या है, कोहलबर्ग क्या है। कोई कुछ पूछता था तो सोचना पड़ता था, गूगल करना पड़ता था। इस तरह की परेशानियों का सामना करते हुए आज आप जिस गौरव को देख रहे हैं, जहां पे आप कुछ भी पूछते हैं सीटेट और डीलेट का तो आपके आंख में आंख डालकर मैं आपको जवाब दे देता हूं, उसके पीछे एक अनुभव है। तो मैं मानता हूं कि कुछ कुछ पॉइंट पे मुझसे गलतियां होती हैं और मैं इस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूं और उसको सुधारने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो यथासंभव अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे, अगर नहीं आती है तो बहुत प्रकार के प्लेटफॉर्म है, परंतु कम से कम गलत शब्दों से या किसी प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करके सामने वाले के मोरल को डाउन मत कीजिए। परंतु कहीं ना कहीं मेरा मोरल इतना मजबूत है कि किसी भी प्रकार के शब्द भाषा से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अपना काम है, मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूं और हम सभी लोग अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कार्य को जब करने का प्रारंभ करते हैं इस कैमरे के सामने खड़ा होकर, सही गलत तो छोड़िए, बहुत लोगों को 2 मिनट बोलने में हालत खराब हो जाएगा, यहाँ तो बात पढ़ाई की हो रही है। तो हर एक प्रयास को आपको और मुझे आगे बढ़ाना है। हो सकता है गलतियां होंगी तो उन तमाम गलतियों के लिए पहले ही सॉरी, और चीजों को आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस पॉइंट पे आपको लगेगा गलती है तो आप मुझे बिल्कुल सलाह दे सकते हैं, आप मेरे मित्र हैं, ना ही मैं आपका कोई शिक्षक हूं, ना ही मैं आपका प्रोफेसर हूं, मैं भी आपके लिए आपका मित्र हूं। तो आपकी सलाह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके सलाह मेरी सलाह दोनों लोग मिलकर अपना क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो आइए, एक दिन में आपका वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि बुक से पॉइंट को निकालने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन का। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद करें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। शुरुआत करते हैं कक्षा 7 में। बहुत सारा पॉइंट है, लगभग 9 गो आपको अध्याय पढ़ना है, परंतु सभी अध्याय में न जाकर मुख्य मुख्य बिंदु को मैंने यहाँ पे लेने का प्रयास किया है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप अक्सर कॉमन टॉपिक है, जो कि आपने अक्सर पढ़ा होगा, उसे मैंने यहाँ पे स्किप किया है। सबसे पहला पॉइंट है, भारत देश में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय में हुआ। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हास-ए-सिराज ने किया। हो सकता है ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास 7 के इतिहास में दिया हुआ है कि सर्वप्रथम बिहार शब्द का प्रयोग किसने किया, तो क्या हो जाएगा, इतिहासकार मिन्हास-ए-सिराज ने किया। मिन्हास-ए-सिराज ने बौद्ध बिहार की इस भूमि को आर्य
ए बिहार का नाम दिया। ये जो बिहार बिहार जो है ना, ये पहले विहार हुआ करता था, बौद्ध धर्म से निकला हुआ ये चीज था, परंतु इसका जो बिहार नाम है सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में किसने, तो मिन्हास ए सिराज ने, और इसका अर्थ क्या बताया, तो अर्ज ए बिहार का नाम दिया। अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः किस चीज पे, तो आपका कृषि पे निर्भर था। सबसे पहले कागज 100वें ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है। इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। यहाँ पे पढ़िएगा कि बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में किनका नाम है, तो दरिया साहब का नाम अपना क्या है, उल्लेखनीय है। इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। अन्य पॉइंट आप देखते चलिए आराम से। गुज्जर वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पराजित किया था। नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश के राजा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया था। नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश के राजा थे, और गुज्जर वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम था। अब देखिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहां पे मैं भी क्या हो जाता हूं, कभी कभी कंफ्यूज होता हूं। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लाइन को पढ़िएगा, तो गुज्जर वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम था, और नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश के राजा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया था। इसके बाद है अपना पाल वंश संस्थापक कौन थे, तो पाल गोपाल था। 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत में बिहार एवं बंगाल में पाल का उदय हुआ। पाल वंश के अन्य शासक गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महीपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी अपनी, तो बिहार मुंगेर, आपने नाम सुना होगा, मुंगेर थी। भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने नालंदा महाविद्यालय महाविहारों को दान में दे दिया था। अर्थात विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है स्थित आपका, तो भागलपुर में स्थित है। किसके द्वारा, तो धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। महमूद गजनबी। गजनबी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज था। महमूद गजनबी अफगानिस्तान का शासक था। सन 1010 और 25 के बीच महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से संपन्न मंदिर मथुरा, धनेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ थे। कुल 17 बार भारत पर आक्रमण कर मोहम्मद गजनी ने किया। मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है आपका, तो गुजरात में स्थित है। शाहनाम पुस्तक के रचयिता कौन है, तो फिरदौसी हैं। आपके पुस्तक वाले भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन को देखिएगा बीपीएससी का, तो वहां पे आपके पुस्तक वाले भी प्रश्न निकल कर आए हुए हैं। तो सीधा सिंपल सी बात है कि हम लोग पूरा अंदर न जाकर जो आपके एससीईआरटी बोर्ड का मुख्य बिंदु है उन तमाम बिंदुओं पर रहेंगे। अर्थात यहां से एक आपका पुस्तक का, या जिस तरह से हम लोग पढ़ते चलेंगे क्लास 10वां तक का जब सारा एससीईआरटी देखेंगे, तो जितना भी पुस्तक का रचयिता उन तमाम एससीईआरटी के बुक में, एनसीईआरटी के बुक में, वहीं से आपके प्रश्न आए थे पिछले वर्ष भी। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, तो सहनाम पुस्तक के रचयिता क्या नाम है इनका, तो फिरदौसी नाम है। क्या नाम है आपका, फिरदौसी नाम है। पुस्तक से भी आपके प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला था। गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम सेना नायक था। भारत प्रदेशों के देखभाल के लिए नियुक्त इसे मोहम्मद गोरी ने ही किया था। किसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1206 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। अर्थात लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। इसने लाहौर में अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने मात्र 8 माह ही शासन किया। आराम शाह की हत्या करके 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तुर्क राज को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त है। अल्तमश इल्तुतमिश का मूल नाम था। बताइए, इसमें आपसे पूछेगा कि इल्तुतमिश का मुख्य नाम क्या था, तो क्या हो जाएगा आपका, तो अल्तमश। चांदी का टक्का और तांबे का जितल नाम का सिक्का इल्तुतमिश ने ही चलाया था। इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान थी, जो कि प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, अर्थात जो प्रथम महिला मुस्लिम शासन करने वाली, उनका नाम क्या था, तो रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगा आपका, तो रजिया सुल्तान। सो द करेक्ट आंसर इज रजिया सुल्तान, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, राइट। तुगलक वंश की अगर हम लोग बात करें तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। क्या था नाम, जल्दी से
आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे, कोई भी संदेह लगे, पढ़ने के क्रम में आपको कहीं भी ऐसा कुछ लगे कि हाँ कोई भी वर्ड आपका गलत है, कोई भी अगर ईस्वी गलत है, आपने कहीं पहले से पढ़ रखा हो, तो उस चीज को कमेंट में डालने से थोड़ा सा भी चूकिएगा मत। आइए, तो तुगलक वंश की हम लोग बात कर रहे थे। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। नहरों को निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक ही था। नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो अमीर खुसरो। देखिए फिर से एक आपका पुस्तक की बात आ गई, क्या नाम है आपका? तो तुगलकनामा के लेखक कौन थे आपके? तो अमीर खुसरो। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। ब्राह्मण पर जजिया कर, अर्थात ब्राह्मणों पर जजिया कर किनके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो नासरुद्दीन तुगलक था। कौन था आपका? तो नासरुद्दीन तुगलक था। तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक बर्नी थे। देखिए तीसरा पुस्तक आपका यहाँ पे आ गया। अभी तक हम लोगों ने क्लास 7 में आपका तीसरा पुस्तक का नाम निकल कर आ रहा है कि तारीखे ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बर्नी थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? तो दौलतबाद रख दिया। क्या नाम रख दिया आपका? तो दौलतबाद रख दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने ए अमीर कोटी, अर्थात जो अभी आप लोग कृषि विभाग के नाम से जानते हैं, तो पहले कृषि विभाग को अर्थात तुगलक वंश के समय में क्या नाम दिया गया था? तो दीवाने ए अमीर कोटी, दीवाने ए अमीर कोटी के नाम से कृषि विभाग का नाम अपना प्रचलित था। नीचे का सर लाइन आपको ना दिख रहा होगा तो मैं पढ़ देता हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने ए अमीर कोटी, अर्थात इसी को हम लोग कृषि विभाग के नाम से जानते हैं, नामक नया विभाग बनाया था। ये जो आपके पीडीएफ होते हैं सो आपके बीपीएससी वाले निर्माण बैच में अपलोड होता है। आपका यूट्यूब नाम से बना होगा फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर में सारा आपका ये पीडीएफ अपलोड होता है। बस आपको हर एक क्लास करने से पहले एक बार क्या करना है, उसे देख लेना है, उसे एक बार रीड आउट आपको कर लेना है। लोधी वंश। सिकंदर लोधी ने आगरा को एक नई राजधानी बनाया था। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन किया। बताइए, बहलोल सिक्का भी हुआ करता था, किसने किया था प्रचलन? तो बहलोल लोधी ने किया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में था। किनके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। राइट, बाबर इसमें क्या हुआ? विजयी हुआ। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने दिया था। बाबर कितना बार? शायद आपका 5 बार आक्रमण किया था जहां तक मुझे याद है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बाद में बताइएगा। सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हुआ था। और डाटा वाला फैक्ट्स माइंड में रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब आइए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं यहां से मुगल साम्राज्य के बीच में। मुगल साम्राज्य अर्थात आपके अकबर, आपके बाबर से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में आपने देखा भी होगा, प्रश्न आपके रहते भी हैं। अर्थात मुगल साम्राज्य, तो तैमूर लंग का आक्रमण, फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया था। मुगल, मुगल अर्थात मुगल जाति से तुर्की और 2 महान मध्य एशियाई राजवंशों की वंशज थी। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान की उत्तराधिकारी और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। परंतु जो आपके मुगल वाले थे अपने आप को क्या समझते थे? तो तैमूर का वंशज ही मानते थे। जो मुगल वाले थे सो अपने आप को चंगेज खान नहीं, अर्थात अपने आप को क्या समझते थे? तो अपने आप को तैमूर का वंशज ही मानते थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने भारत पर 5 बार, देखिए आ भी गया लाइन आपका, बाबर ने भारत पे 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। अर्थात सर्वप्रथम बाबर ने तोपखाने का प्रयोग कब किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध अर्थात 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तब बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर, कलंदर किसे कहा गया है? तो कलंदर की उपाधि से किसे नवाजा गया? तो बाबर को पादा गया था। क्यों? अपनी उदारता के लिए। बाबर खानवा युद्ध विजय के बाद गाजी की उपाधि भी धारण किए। अर्थात गाजी नाम से उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है अपना? तो बाबर। इन्हीं को कलंदर का भी उपाधि मिला था। करीब 48 वर्ष के आयु में 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया। बाबर को बाद में काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर उसको दफनाया गया। बाबर की जो मातृभाषा थी, अर्थात जो हमारी मदर टंग होती है उसी को हम लोग मातृभाषा के नाम से जानते हैं। और बाबर की जो आपकी मातृभाषा से तो क्या थी अपनी? तो वह थी आपकी तुर्की। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? तो मुगल साम्राज्य। यहां से 1 या 2
पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। अर्थात यहाँ पे अगर आप लोग पढ़िएगा तो जो आपका उपरोक्त में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, उसके लिए आपको टू द पॉइंट चीजें पता होनी चाहिए। और यहाँ पे आपने पढ़ा बाबर ने कितने बार आक्रमण किया था, तो 5 बार आक्रमण किया था। इनको कलंदर के उपाधि से भी और गाजी के उपाधि से भी इनको क्या धारण किया गया था, अर्थात इनके उदारता के लिए इनको कलंदर, और बाबर खानवा युद्ध विजय के दिन को क्या बोला गया, तो गाजी की उपाधि से भी नवाजा गया। अगली बात है हुमायूं। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, जो बाबर के मरने के बाद बादशाह बना। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना की। 533 लिखा हुआ है, राइट, स्थापना की। यमुना नदी के तट पर हुमायूं का 2 प्रमुख युद्ध, चौसा का युद्ध 1539 में और बेलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, दोनों युद्ध में हुमायूं हार गया। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु इसकी कैसी हो गई थी, तो सीढ़ी से गिरकर। हुमायूं नामा, ये आपका एक नया सा शब्द होता है, अक्सर पूछा जाता है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था, तो इसका रचना किया था गुलबदन बेगम। किसके कहने पे, तो अकबर के कहने पे किया गया था, जो कि बाबर की क्या है, तो बाबर की पुत्री है। बाबर की पुत्री थी कौन, तो गुलबदन बेगम। उन्होंने क्या किया था रचना, तो हुमायूं नामा की रचना की थी, राइट। चलिए हुमायूं की बात भी यहाँ पे हो गई अपनी समाप्त। ये सिंपल क्लास 7 में है, फिर इसी से ऊपर हम लोग क्लास 8 में जाएंगे। सेम पॉइंट आपका जो भी आपका इंटर कनेक्टेड होगा, उन तमाम पॉइंटों को हम लोग देखने का और समझने का प्रयास करते चलेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या है आपका, अकबर के बारे में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। कहाँ, तो अमरकोट में हुआ था। इनके माता का नाम हमीदा बानो बेगम और इनके बचपन का नाम जलाल अकबर, जो कि 13 वर्ष की उम्र में क्या बन गया, बादशाह बन गया। मैं आपके इस स्क्रीन से पूर्ण रूप से हट जाता हूं ताकि हमारे ऐसे मित्र जो पीआरटी बैच में ज्वाइन नहीं भी है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहे। इसलिए मैं यहां से आगे से पूरा पूर्ण रूप से मैं हट जाता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर दिखे। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। बैरम खान ने अकबर को राजकाज की शिक्षा दी। अकबर का संरक्षण भी किसने किया था, तो बैरम खान ही किया था। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अकबर का दरबारी इतिहासकार क्या नाम था, तो अब्बुल फजल था। आईने अकबरी की रचना, आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी की रचना किसने किया था, तो अब्बुल फजल ने ही लिखी थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया, तो अकबर ने किया 1582 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था आपका, तो बीरबल था। अकबर के 9 रत्न, 9 रत्न से आपका कोई ना कोई आपसे पूछ देगा कि अकबर के 9 रत्न, आपके एग्जाम में आया भी था प्रीवियस ईयर में। यहां से आपके 9 रत्न वाले प्रश्न, जहां पे आपके 3 नाम थे और अपना चौथा ऑप्शन था। उपयुक्त में 1 से अधिक और 5वां ऑप्शन था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 रत्न का नाम ध्यान में रखिएगा, बीरबल, अब्बुल फजल, तानसेन, भगवान दास। उसके बाद आपके हो गए टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला द प्याजा, फकीर अजुद्दीन। ये हमारे कौन हो गए, तो 9 रत्न हो गए अकबर के दरबार के। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन थे, तो अकबर ही था। दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हो गया। अकबर द्वारा लड़ा गया युद्ध हल्दी घाटी युद्ध, जो कि 1576 में महाराणा प्रताप अकबर युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध भी 1556 ईस्वी में हुआ था, हेमू के साथ। किसके साथ, तो हेमू के साथ, राइट। चलिए यहां तक क्लियर है आपका अकबर तक का पॉइंट। अब आइए कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि आपको जानना आवश्यक है। अगला पॉइंट है आपका कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए तथा बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने हेतु 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया गया था। अर्थात तीर्थ यात्रा पे भी कर लगता था, उसे बंद कर दिया गया था 1563 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो शायद अकबर के द्वारा ही। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। महेश दास को बीरबल की उपाधि दी गई थी। अर्थात जो सर्वप्रथम हिंदू जो मुगल, किसको वो एक मिनट, एक लाइन था ना अपना यहाँ पे, सर्वप्रथम, सॉरी सर्वप्रथम, यहाँ पे पढ़िए, अकबर के, बिहार के अकबर द्वारा, हाँ यहाँ पे है, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था अपना, तो बीरबल। और यहाँ पे जो बात हो रही है महेश दास को ही बीरबल की उपाधि दी गई थी। शेर शाह के समय मलिक मुहम्मद जायसी ने
पद्मावती की रचना की। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के कैमे गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। केर करा कच्छा किरपान कंधा आदि रखना सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। अंतिम मुगल सम्राट का नाम क्या था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। किसानों के उपज के ऊपर कितना कर लिया जाए, इसे अकबर के राजस्व मंत्री तय करते थे। अर्थात किसान से कितना कर लेना है, ये आपका नॉर्मल सा पॉइंट था। आगे बढ़िए। अब आपकी पॉइंट है मंदिर को लेकर। मंदिर से भी आपका एक प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिला था, तो मंदिर वाले पॉइंट को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। मंदिर से भी आपके एग्जाम में एक पॉइंट आपको देखने को मिला था, तो आइए ध्यान से हम लोग देखते हैं इन तमाम मंदिर वाले पॉइंट को। मध्यकाल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां मौजूद थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैसर शैली। वैसर होगा या फिर वैसर भी हम लोग इसे इस तरह से भी लिखते हैं, वैसर शैली भी कहते हैं। अर्थात मंदिर का जो निर्माण का अपना शैली था वो 3 प्रकार का था, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैसर शैली। दशावतार मंदिर कहाँ है आपका? तो दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ में है, जो कि अभी उत्तर प्रदेश का है। अर्थात उत्तर प्रदेश का निर्माण राजा किसने किया था? तो राजा मिहिर भोज ने करवाया था। तेली मंदिर, यहाँ पे जितने भी आपके पुस्तक में मंदिर के बारे में दिया हुआ है उन तमाम पॉइंट को मैंने एक साथ समाहित कर दिया है। बस एक बार आपको क्या कर लेना है, ध्यान से पढ़ना है। दशा अवतार मंदिर कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। तेली मंदिर है ग्वालियर में, राजा मिहिर भोज ने ही करवाया था। तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में से निर्मित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है आपका? जगन्नाथ मंदिर अपना पुरी उड़ीसा, आप लोग नाम सुने भी होइएगा। खजुराहो मंदिर कहाँ है अपना? तो मध्य प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है अपना? भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कलिंग शैली से क्या है, निर्मित है। गर्भगिरी किसे कहते हैं? तो गर्भगिरी अभी आपने एक नाम सुना होगा कि राम आएंगे और वहां पे गर्भगिरी में जो राम जी की मूर्ति को स्थापित की गई है, अर्थात मंदिर के केंद्र के बीच में गर्भगिरी उसे कहते हैं जहां मंदिर के केंद्रीय भाग में मूर्ति स्थापित होती है। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली से बना है, ये मंदुरे में स्थित है। दक्षिण भारत का अधिकतर मंदिर द्रविड़ शैली से ही विकसित है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। और अगला पॉइंट है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंग शैली से निर्मित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, राइट। ये इतने सारे पॉइंट थे आपके मंदिर वाले अध्याय, अर्थात आपका क्लास 7 के चैप्टर नंबर शायद आपका ये 5 या 6 होगा, उसके अंतर्गत में विभिन्न प्रकार के मंदिरों का जितना भी पॉइंट था। और मंदिर से सिंपल सा आपसे पूछ सकता है कि कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है या फिर उसके निर्माणकर्ता का, तो बस एक बार आपको क्या करना है, रीड आउट यहाँ पे कर लेना है। अगला है आपका पटना में किसके बारे में? तो बिहार में संगीत के बारे में है। अर्थात बिहार से अगर संगीत का कोई भी प्रश्न बनता है, ये आपके अंतिम पॉइंट हो गए आपके क्लास 7 का, ये आपका अंतिम पॉइंट है हिस्ट्री के अंतर्गत में। जैसे ही आपका हिस्ट्री समाप्त होगा थोड़ा सा हम फास्ट ट्रैक कर देंगे। 14 फरवरी अर्थात पूजा के बाद से हम थोड़ा सा अगर फ्री हो जाएंगे तो आपका थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर देंगे, और हो सके तो आपको बीपीएससी का लाइव क्लास भी आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलता चलेगा, राइट। तो पटना में ख्याल और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता मिली हुई थी। अर्थात ख्याल और ठुमरी भी क्या है, संगीत की बात हो रही है। बिहार में चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए, जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि प्रदान की गई। बिहारी बुलबुल किनको कहा गया है? तो बिहारी बुलबुल कहा गया है चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ को। उर्दू की लिपि फारसी है। फारसी के विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र बना। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिविर या खेमा होता है उर्दू का शाब्दिक अर्थ। उर्दू की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में हुई। अर्थात इस तरह से आपके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया। मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम हमारे मित्र कौन है, तो 22-24 सत्र वाले मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्लास में कनेक्टेड होते हैं। और मैं आपको विश्वास तो नहीं दिला सकता हूं, परंतु मैं आपके लिए प्रयास में लगा हुआ हूं। जिस तरह से भी हो सकेगा उस तरह से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको 3.0 में भी मौका मिले, आपको कहीं से किसी भी तरह से आप वंचित न रहे, परंतु उस प्रयास में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको सहायता करना पड़ेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान में रख। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, आराम करते रहें। बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।